नमस्कार, स्वदेश चार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और सबसे पहले बात करेंगे स्वदेश के उस बाहुबली की जिसके एक्शन ने चीन के माथे पर शिकन ला दी है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की और अब आपको लिए चलते हैं समंदर के बीचों बीच, जहां आईएनएस विक्रांत ने दिखाया अपना जौहर। समुंदर की लहरों पर बीच वॉरशिप्स और फाइटर अभ्यासों ने युद्धाभ्यास किया। आईएनएस विक्रांत पर कल से नौसेना कमांडर्स की बैठक चल रही है, जिसमें 5 दिन तक मंथन होगा। आईएनएस विक्रांत से हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हम अपने दर्शकों के लिए आप पहुंचे हैं देश के सबसे बेहतरीन, सक्षम और स्वदेशी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर, और विक्रांत पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इतिहास रचा जा रहा है। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, रेडीनेस, ऑपरेशनल तैयारी के हिसाब से ये बेहद अहम है। और देखिए किस तरह से समुद्र में तमाम वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स और तमाम एयरक्राफ्ट्स यहां पर ऑपरेशनल ड्रिल्स दिखाने वाले हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारत बदल रहा है, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली हो रहा है। सितंबर 2022 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट विक्रांत की भव्यता देखने लायक है। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर गहरा। ये एक छोटे मोटे शहर की तरह है और जब ये समुद्र में तैरता है तो दुश्मन कांपता है। और आईएनएस विक्रांत पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से LCA, MiG-29 और तमाम दूसरे एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशनल ड्रिल्स दिखाने वाले हैं। कैसे समुद्र में ये प्रहरी देश की रक्षा के लिए तैनात हैं और दुश्मनों को भी एक सख्त संदेश दे रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं एक फायरिंग एक्सरसाइज, और यहाँ जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही हैं ये वो शिप्स हैं, चाहे वो आईएनएस कोलकाता हो, आईएनएस चेन्नई हो, आईएनएस शायदरी हो, ये गन फायरिंग करने वाले हैं। और समुद्र के बीचों बीच इस तरह का एक ऑपरेशनल ड्रिल आप देख रहे हैं। एक टारगेट रखा गया है जहां पर ये गन फायर करेंगे और उस टारगेट को तबाह करेंगे। युद्ध के वक्त ये टारगेट दुश्मन की शिप हो सकती है या फिर दुश्मन की सबमरीन हो सकती है, और कोई भी इस तरह का टारगेट जब उस पर ये आईएनएस विक्रांत के तट से जो हम देख पा रहे हैं, जो पूरी फ्लीट आप देख रहे हैं, आईएनएस कोची है, आईएनएस शायदरी, आईएनएस कोलकाता, ये सब यहाँ पर इस फायरिंग डेमो में हिस्सा ले रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कैसे समुद्र के बीचों बीच दुश्मन पर हमला करके उनको कैसे तबाह कर दिया जाता है। और आईएनएस कोची ने हाल ही में ब्रह्मोस की एक सफल फायरिंग की, जिसके तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इसी तरह की कुछ फायरिंग ड्रिल्स यहाँ पर लगातार होती रहती हैं। अगर हम बात करें ट्रोपेक्स की, तो एक्सरसाइज ट्रोपेक्स पिछले 3 महीने से जारी था और इसी तरह की फायरिंग ड्रिल्स यहाँ पर हो रही थी। आईएनएस विक्रांत पर अब आप देखेंगे कि किस तरह से एक MiG-29 के यहाँ इस रनवे पर रफ्तार भरते हुए उड़ान भरने वाला है। और इसके अलावा LCA मरीन और LCA के 3 प्रोटोटाइप्स भी यहाँ पर लैंडिंग दिखाएंगे, रिकवरी दिखाएंगे। और जब हम बात करते हैं किसी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो उसकी क्षमता न सिर्फ एयरक्राफ्ट को कैरी करना, बल्कि उसकी रनवे इन एयरक्राफ्ट के लिए कितनी मुफीद है, ये भी बहुत ही अहम होता है। और अगर विक्रांत की बात करें तो 262 मीटर लंबे विक्रांत की रनवे इन लड़ाकू विमानों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां से ये कुछ ही सेकंड्स में उड़ान भर सकते हैं और समुद्र के बीचों बीच किसी भी युद्ध के लिए एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि किस तरह से आईएनएस विक्रांत पर एक MiG-29K लैंड करता है, और इसे यहाँ इस जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले उड़ान भरी MiG-29K ने, और देखते ही देखते उसने अब कुछ ही वक्त में अपने मिशन को पूरा करके यहाँ रनवे पर लौट रहा है। और ये एक अहम पल होता है जब किसी भी इंडिजिनस, जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो उस पर जब लैंडिंग ऑपरेशन, और इसे ट्रैप लैंडिंग कहा जाता है, यानी कम वक्त में कुछ ही सेकंड्स में टचडाउन करने के बाद इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का मूवमेंट रोकना ये बेहद अहम होता है। क्योंकि जब हम जमीन पर लैंड करते हैं तो वहाँ जगह ज्यादा होती है, लेकिन जब हम लैंड
कर रहे हैं समुद्र के अंदर एक शिप के ऊपर, तो वहाँ समय बेहद अहम होता है। तो एक ही पल में लैंड करते हैं रोक देना इस सुपरसोनिक जेट को, ये भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे आपने देखा कैसे MiG-29 ने सटीक ढंग से यहाँ पूरा किया। INS विक्रांत पर अगर फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो अब यहाँ 26 फाइटर जेट्स की जरूरत है। आप मेरे पीछे जिन दो एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं वो एक LCA नेवल वर्जन है जो लगातार यहाँ पर उड़ान भर रहा है, और दूसरा विमान जो आप देख रहे हैं वो है MiG-29K जो नेवी के लिए है और लगातार INS विक्रांत पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। लेकिन नौसेना प्रमुख का कहना है कि जल्द ही भारतीय नौसेना लगभग 26 नए लड़ाकू विमानों के लिए आगे बढ़ रही है। हालांकि देश में बने हुए ट्विन इंजन विमान भारतीय नौसेना की प्रायोरिटी हैं, लेकिन तब तक इस गैप को भरने के लिए अमेरिका के F-18 और रफाल दोनों में एक कंपटीशन है और दोनों के ट्रायल्स हो चुके हैं। भारतीय नौसेना ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए हैं। अब दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से दोनों विमानों में से चयन किया जाएगा और आने वाले कुछ सालों में इन दोनों विमानों में से किसी एक को भारतीय नौसेना के INS विक्रांत पर आने का मौका मिलेगा। तो ये प्रोक्योरमेंट जल्दी होगा और जल्दी भारतीय नौसेना के लिए ये दो लड़ाकू विमानों में से कोई एक चुना जाने वाला है। और इधर विक्रांत के बाद अगली तस्वीर भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ी हुई है। विमेंस डे के मौके पर आज हम आपको अग्निवीर वीरांगनाओं की ट्रेनिंग की झलक दिखाते हैं। बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी CMP केंद्र में अग्निवीर महिलाओं के पहले बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है। बढ़ते आगे, पिछले 11 महीने में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 17% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। सरकारी के मुकाबले निजी सेक्टर की जो बीमा कंपनियों की ग्रोथ है वो दुगनी रही। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो जारी है और फरवरी तक के जो आंकड़े हैं वहां पर सेक्टर के अंदर 17% की ग्रोथ दर्ज की गई है और इसने 2 लाख करोड़ का जो प्रीमियम है वो फरवरी के महीने में क्रॉस कर दिया है। और अभी तक फरवरी 2023 तक जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का प्रीमियम है वो 2,18,000 करोड़ दर्ज किया गया है। अगर इसमें हम कंपनियों की बात करें तो 3 लिस्टेड कंपनियां हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ। वहां पर अप्रैल से लेके फरवरी तक जो ग्रोथ दर्ज की गई है वो न्यू इंडिया एश्योरेंस में 5% है, ICICI लोम्बार्ड में 18% और स्टार हेल्थ के अंदर 13.26% की ग्रोथ की गई है। पूरी जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का कारोबार है, जिसमें केवल जो कंपनियां हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में है, वहां पर फरवरी के महीने में 27% की ग्रोथ की गई है, दर्ज की गई है। अगर हम बात करें केवल फरवरी के महीने की और पिछले साल फरवरी के कंपैरिजन में, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस जो सरकारी कंपनी है उसका प्रीमियम 3.29% बढ़ा है। ICICI लोम्बार्ड के प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट जो है वो 5.47% की है। और तीसरी जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है स्टार हेल्थ, उसका जो प्रीमियम है वो पिछले साल फरवरी के महीने के मुकाबले 15.87% बढ़ा है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड का मार्केट शेयर अभी भी 8.5% के करीब बना हुआ है। न्यू इंडिया एश्योरेंस का मार्केट शेयर में गिरावट जारी है, जो पिछले साल 15% के करीब था वो अब घट के 13.57% हो गया है। और पूरे PSU कंपनीज जो है, 4 PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिनका पिछले साल मार्केट शेयर करीब 35% था, वो घट के अब 32.55% हो गया है। और प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की हम बात करें तो इन्होंने 51% का मार्क क्रॉस कर दिया है और 51.39% जो मार्केट शेयर है ये सभी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां होल्ड कर रही है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और इधर शुगर शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके क्या है ट्रिगर्स, बता रहे हैं विश्व मोहन। शुगर सेक्टर की अगर बात की जाए तो आज जबरदस्त तेजी तकरीबन हर शेयर में दिख रही है। 10 से 15% की तेजी भी कुछ स्मॉल कैप शुगर शेयरों में दिख रही है। सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये है कि ब्राज़ील को लेकर आ रही है कि ब्राज़ील में जो टैक्स एग्जेम्पशन चल रहा था
था गैसोलीन पर, वो खत्म होने जा रहा है और लोअर टैक्स के दायरे में आता है इथेनॉल वहाँ पर। तो वो अब फोकस प्रोड्यूसर्स का इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ ज़्यादा होगा, लो कॉस्ट वाले एनर्जी पर ज़्यादा होगा। इस वजह से, क्योंकि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर का एक्सपोर्टर है, ऐसे में अगर वहाँ पर ब्लेंडिंग पर ज़्यादा फोकस बढ़ता है तो डेफिनेटली ग्लोबल सप्लाई कम होगी। भारत की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ही ईटी नाउ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जो खाद्य सचिव थे उन्होंने साफ कर दिया था कि अब अगले जो ट्रांच होगा एक्सपोर्ट का वो कोटा नहीं बढ़ाने जा रहा है। तो 60 लाख टन का जो उन्होंने कोटा जो मई तक का दिया है तो उसमें से 55 लाख टन एक्सपोर्ट भी हो चुके हैं। ऐसे में एडिशनल कोटे की संभावना बिल्कुल नहीं है, इस बात को उन्होंने साफ कर दिया है। और यहाँ के जो मेजर स्टेट है, शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो इंडिया के, वहाँ पर अब शुगर सीजन, जो शुगर की जो क्रशिंग है वो खत्म होने की कगार पर है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में अब एडिशनल कुछ भी सप्लाई नहीं आने वाली है। एस्टा जो यहाँ का सबसे लीडिंग यहाँ पे एसोसिएशन है शुगर मिलों का, उनकी तरफ से भी लगातार उत्पादन का जो अनुमान है वो कमी की जा रही है। उसमें अब 335 लाख टन ही शुगर उत्पादन का उनका नया अनुमान है, जो पिछले उत्पादन अनुमान से करीब करीब 10 लाख टन कम है। यानी यहाँ शुगर की एक्सपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, शुगर की सप्लाई कम रहने वाली है। यहाँ पर भी इथेनॉल पर फोकस है सरकार का। तो इन तमाम फैक्टर्स है जो शुगर शेयरों को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी दाम बेहतर है और घरेलू बाजार में भी संभावना यही लग रही है कि आगे दाम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात बाजार की। बाजार में आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी नजर आई। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 150 अंक चढ़कर 17,754 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ने भी आज अच्छी तेजी दिखाई। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुए। और चलिए अब बात रंग और गुलाल की बरसात की। इस बार होली जो त्योहार है उसका सेलिब्रेशन डबल डोज का रहा। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के इलाकों में आज होली मनाई जा रही। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात समेत कुछ राज्यों में होली कल ही मनाई गई, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में आज ही होली मनाई जा रही है। आज सुबह से ही रंग और गुलाल जमकर बरस रहे हैं। क्या आम क्या खास, होली के रंगों में डूबे सबका अंदाज एक तरह से अलग और जुदा नजर आ रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें देख रहे हैं। अंदाज़े होली के ये 4 रंग आपके सामने। नेताओं की बात करें तो हर साल की तरह होली के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस बार भी सुरीला अंदाज नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के साथ होली खेलते हुए देख सकते हैं। परदेसी मेहमानों पर होली का खुमार भी सिर चढ़कर बोलता नजर आया। काशी यानी कि वाराणसी में ये तस्वीरें नजर आई। वहीं हमारे वीर जवान भी सरहद पर सतरंगी होली खेलते नजर आए। इन तस्वीरों के साथ साथ ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपके लिए पूरे देश से होली के कई रंग और कई तस्वीरें लेकर आए हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको काशी विश्वनाथ और मथुरा, जहां होली का अलग ही रंग नजर आ रहा है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर पर्यटकों ने जमकर होली खेली। वहीं बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों ने फूलों की होली किस तरह से खेली, जरा आप भी देखिए। इसी परंपरा को वाराणसी लाया गया है कि सारे लोग बाबा विश्वनाथ के कैंपस में यहाँ पे मिलकर होली खेल सकें, सात्विक प्रकार से और इको फ्रेंडली रूप से, बिना किसी नशे पते के यहाँ पे एक बढ़िया सांस्कृतिक रूप से होली खेली जा सके। सारे जनप्रतिनिधि या बाकी जो भक्तगण हैं वो भी होली मना सकें, बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेल सकें और शहर में एक शांति और सौहार्द का नया संदेश धाम के परिसर से दे सकें। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ ये परंपरा शुरू की गई है। Yes, it's very nice festival. People are very kind, very friendly.
I like it. We planned our travel according to the Holi festival, that we join Holi here in Varanasi because we learned at home that Varanasi is the best place to celebrate Holi. Look, I'm having the best time ever. I was not expecting so much colors, so happy people, the dance. I'm really, really blessed to be here today. इधर काशी के बाद अब कान्हा की नगरी मथुरा में होली के रंग दिखाते हैं। विदेशी सैलानियों ने मथुरा में भी जमकर होली खेली। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के साथ होली सेलिब्रेशन का शानदार अंदाज यहां पर नजर आया। Feelings very joyful, excited, and happy. And you? Overwhelmed by all the colors and all the people and everything good that's happening. Happy Holi? Happy Holi. और बात यूपी में होली के रंगों की हो रही है तो अगला अंदाज भी वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जरा देखिए, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने होली को बहुत ही विधिवत तरीके से मनाया और लोगों को शुभकामनाएं दी। और यहां पर परंपरागत तरीके से पुष्पों की होली भी खेली गई। होली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों का आदिकाल से अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। हमारे समाज जीवन और राष्ट्रीय जीवन की किसी विशिष्ट घटना को लेकर के उसे स्मरणीय बनाने और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए ही ये पर्व और त्योहार भारत की ऋषि परंपरा और मनीषा ने इन्हें इस रूप में आयोजित किया है। और होली पर सुरीला अंदाज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी नजर आया। भोपाल में सीएम आवास में उन्होंने जमकर होली खेली और फागुन के गीत गाए। और होली पर जुदा अंदाज तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नजर आया। दिल्ली में उनके आवास पर जमकर होली के रंग बरसे। होली के जश्न में अमेरिका की वाणिज्य सचिव गीना रायमोंडो भी शामिल हुई। चेहरे पर रंग, होली की पोशाक, गले में माला डाले अमेरिकी टॉप अधिकारी ने होली के गीतों पर जमकर डांस स्टेप्स किए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ थिरकते नजर आए। पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमृतकाल में भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आज का होली का पर्व सबके लिए मंगलमय रहे और जिस प्रकार से पूरे देश में एक नया उत्साह, नया उमंग अमृतकाल में प्रवेश करने पर है। आजादी के अमृत महोत्सव से ही 15 अगस्त से ही जिस प्रकार से देश तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब मुझे विश्वास है कि दुनिया हमारे साथ है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। दुनिया की आशाएं, अपेक्षाएं
भारतवासियों पे है और हम उस पर खरा उतरेंगे। भारत देश को और दुनिया को दिशा देगा। अब बात करते हैं होली से अलग ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के भारत दौरे की। एंथनी एल्बनीज 4 दिनों की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही विजिटर नोट में उन्होंने लिखा कि गांधी के दर्शन में आज भी प्रासंगिकता है। कल वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच को देखेंगे। अपने ट्वीट में अल्बनीज ने भारत में शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद करते हुए इसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण दौरा इसे बताया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले डॉक्टर माणिक साहा मंदिर गए। रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने शपथ ली। साहा के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं माणिक साहा के शपथ ग्रहण में पहुंचने से पहले पीएम मोदी का रोड शो हुआ, जहां उनके ऊपर जमकर फूलों और गुलाल की बारिश हुई। और चलिए जाते जाते आपको हम मिलवाते हैं रियल पैडमैन से। अरुणाचलम मुरुगनाथम, शायद ये नाम आप सभी ने ना सुना हो, लेकिन जब मैं पैडमैन कहूंगी तो आप सबकी आंखों में चमक होगी। आप सबके कानों ने ये नाम तो सुना ही होगा। जी, पैडमैन ही अरुणाचलम मुरुगनाथम है, या फिर यूं कहूं कि अरुणाचलम मुरुगनाथम ही पैडमैन है। मिस्टर मुरुगनाथम, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। While I talk to you today, I feel a sense of respect and a pleasure. सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको मिस्टर मुरुगनाथम कहें या पैडमैन कहें? Whichever comfortable to you, you can call me. Yeah. मिस्टर मुरुगनाथम, एक ऐसी चीज पर काम करना, एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनना और एक ऐसे मुद्दे के बारे में सोचना जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं, कम कीमत में सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, ये ख्याल कैसे आया? How did you come up with this idea and how did you execute it? So it's all happened on my early marriage days. I saw my wife Santi using a dirty rag cloth to manage her period days. That's what I tried to help her to buy a sanitary pad packet at the cost of 62 rupees 25 years ago. Which is too much. While I'm offering with the paper wrap, even those days if you buy sanitary pad, they will wrap a newspaper or something. She opened, they never look into the packet, she's only looking into the price. She shouted at me, give back the packet to the shop, buy 3 kilograms of rice. This is what happened. The moment she said, I connected with affordability. Yes. That's what I tried to make an affordable pad for my wife. Everything I started from my wife Santi, now it has gone global. So affordability and availability were the biggest and third parameters. Is awareness. 3 A's. Awareness, affordability, availability. Okay, so when you came up with this idea back then, what was the scenario in terms of awareness and how has the scenario changed now? क्या आपको awareness या कह सकते कि लोगों की जागरूकता में बदलाव दिखा है? So while we start, not even 10% women are using sanitary towels. 90% women in India are not access to proper menstrual hygiene. I'm not saying people can look into AC Nielsen report. Yeah. What has happened now? Now, after all this effort, we converted the 10 into 36% in the rural areas as per national sample survey recently they did. In urban, it has become 66%. It's not a climb, it is data you can follow. It is, the times are changed now. Your work has actually been recognized and we all know it because a movie actually has been come up, the Padman movie. Yeah. Tell me, how did this thing come into picture
हाउ दिस आइडिया एक्चुअली वाज एग्जीक्यूटेड। और हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी सुना है कि ट्विंकल खन्ना काफ़ी कोशिशें कर रही थी आपसे बात करने की, आप तक पहुंचने की, और उसके बाद ये मूवी जो है वो रियलिटी में तब्दील हुई। हाउ वाज द जर्नी ऑफ द मूवी पैडमैन? So, regarding Padman, the complete credibility will go to Twinkle Khanna. Okay. Unless otherwise she is following me for a year with passionately, Oh my God, the film really? will never happen. Because why I dragged her for a year, I thought if I sign a contract, maybe first I don't know, she is the daughter of Rajesh Khanna and all. I simply don't know. Somebody sending mail to us, Akshay Kumar in my mailbox message. Even I don't know he is an actor. Because I am stick with my research in the village. Okay. Then I am afraid about they won't make movie if I sign, or they will dilute my story for monetary benefit. I'm sure there can be many So questions this is all coming I in your dragged, mind. but she used to call once in fortnight, once in a month, going on calling. One day she called as usual. I very stylily told, on the day, Twinkle, I am in London. She replied instantly, I am also in London, where are you? Oh my God, you were trapped. I can't say my tongue slipped, I am in Delhi. As we met, the moment you are meeting a person face to face, Yeah. lot of things will change. That's what has happened. The first dot of the Padman happened. She then visited to my village. Okay. She sat on the ground, eat lunch on a Wow. banana leaf. And Balki also did. On the day, I thought Balki is a bouncer for Twinkle. I asked Balki what the salary you're getting. This is all true. But later I met in Mumbai and all. So it became a team. Okay. The film is happened. So it was less known to you, but the journey came out to be really well, and that's how we hear it from you today. But tell me one thing, after the movie was made, did you actually meet Akshay Kumar? Yeah, we become friends now. No, the whole shooting I was there. Every shot he made, he will come back. Muruga is fine. Okay. I'll be okay, something. So because there is story discussion, it is not one day. It is 18 months process. Yeah. Almost 2 years. That's right. So that's what we become friends. Usually, it is again a chance for even Akshay Kumar. They become a hero, a fictional hero. Now he is doing a real character. He became a real Padman. Actually, now the real Padman is Akshay. Even I'm not. What is the message you would want to give to the women, to the girl of India? So don't afraid. So I'm telling, especially to the mother, while you're feeding your daughter, don't feed only food, feed courage too. That's what I'm listening. Golden words coming from you, और सर अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ET Now स्वदेश के माध्यम से हमारे व्यूअर्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Mr. Muruganathan. Thank you. नमस्कार, ET Now स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं. हम जो होली आपके साथ इस बार खेलने जा रहे हैं उसमें रंग के साथ साथ धन भी बरसने वाला है. जी हाँ, आपका पोर्टफोलियो मुनाफे के रंग में रंग जाएगा. ET Now स्वदेश पर होली खेलने के बाद यकीन मानिए आप ये कहेंगे, खुशी से कहेंगे कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला, क्योंकि हरे भरे रंगों से आपके पोर्टफोलियो को चमकाने की, सजाने की हमारी तैयारी. हमारी कोशिश है कि आपके पोर्टफोलियो को खरीदारी यानी कि हरियाली के रंग से लबालब कर दिया जाए. इस बार खुशियों का गुलाल मचाएगा धमाल और मुनाफे की गुजिया आपके जीवन में भरेंगी मिठास. तो आइए शुरू करते हैं हमारी होली की स्पेशल खास पेशकश आपके लिए धन बरसे. और इस खास पेशकश में हमारे साथ बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़े हैं जो हमसे बातचीत करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को खरीदारी यानी कि तेजी के रंगों से भरने में आपकी मदद भी करेंगे. मेरे साथ आस्था जैन जुड़ गई हैं, हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट. आस्था, स्वागत है आपका. हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से स्नेहा पोद्दार भी होंगी. आस्था, सनी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और सबसे पहले तो होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको. शुरुआत आस्था आपसे करना चाहेंगे, तैयारी शुरू हो गई आपकी होली के लिए, क्या है तैयारियां, बताएं. बिल्कुल. गुड आफ्टरनून मानसी. बिल्कुल, सबसे पहले आपको और आपके
सभी दर्शकों को और सभी पैनल मेंबर्स को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में 18 स्वदेश की पूरी टीम को भी। तैयारियां शुरू हो गई है, आज होलिका दहन है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे घर पे हम लोग बनाते हैं तो वो सब थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल तैयारियां जोरों शोरों से है। तो ये होली काफी अच्छी रहेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये होली काफ़ी अच्छी रहे आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं। सनी, आपका भी स्वागत है। बताएं, होली को लेकर क्या स्पेशल मेमोरीज हैं, क्या आ रहा है आपके जहन में तुरंत? होली की पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर होली जिस तरह से मार्च सीरीज स्टार्ट हुआ है, लगता है कि जो 3 मंथ की जो निगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो हरा रंग की, जो ग्रीन कलर की आपने जो बात की, डेफिनेटली मार्च में ये नजर आ रहा है और होली के त्योहार में ये कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें देखने मिलेगा इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो निफ्टी 1 ईयर फॉरवर्ड पे मोटा मोटी 17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है और हमें लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में निफ्टी अगर 19,000 से 20,000 का लेवल दिखा भी देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वी आर बुलिश ऑन मार्केट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, होली टू होली। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहेगा होली सेगमेंट के हिसाब से, सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा पॉलीकैब इंडिया। तो पॉलीकैब इंडिया एक वन ऑफ द लीडिंग केबल और वायर कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 46,000 करोड़ के आसपास है और जो करंट मार्केट प्राइस है पॉलीकैब का 3,070 रुपए के आसपास है। और अगर हम Q3 की बात करते हैं तो Q3 में कंपनी ने बहुत बेहतरीन नतीजे रिपोर्ट किए थे। कंपनी का जो नेट सेल्स, EBITDA और पैट था तकरीबन 10%, 20% और 45% YOY बढ़ करके 3,700 करोड़, 5,043 करोड़ और 358 करोड़ हो गया था। और 9th मंथ में ही कंपनी ने 9 मंथ जो FY22 का जो पैट नंबर है उसको एक्सीड कर दिया था। और हमने ये पाया कि डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो इम्प्रूव हुए थे 3rd क्वार्टर में। और अगर मैं थोड़े लंबे नजरिया की बात करता हूँ तो कंपनी ने 4 से 5,000 करोड़ का एक कैपेक्स भी प्लान किया है ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसमें कंपनी एक हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन केबल है, इसमें इनकी जो स्विस की जो कंपनी है ब्रुक केबल, इनके साथ जेवी में इनका एक नया प्लांट लगेगा। तो ओवरऑल आउटलुक जो है पॉलीकैब में केबल और FMEG में काफी बुलिश है। अगर मैं सेल्स और पैट की बात करता हूं तो FY23 में कंपनी तकरीबन 13,900 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट करेगी, जो कि बढ़ करके FY25 में 18,400 करोड़ हो जाएगा। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो FY23 में तकरीबन कंपनी प्रॉफिट 1,100 करोड़ का रिपोर्ट करेगी, जो कि बढ़ करके 1,600 करोड़ FY25 में हो जाएगा। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो तकरीबन FY25 के प्रॉफिट पे कंपनी लेस देन 30 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टर को लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3525। इसके बाद हमारा अगला पिक रहेगा होली के लिए। पिक के लिए मैं आऊंगी। हमारे व्यूअर्स में थोड़ी एक्साइटमेंट रखते हैं, एक एक करके आपके सारे पिक समझानेंगे। लेकिन पहला पिक पॉलीकैब इंडिया। एक तो दिसंबर तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे, पॉजिटिव रहे थे, तो उसका एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे केबल वायर सेगमेंट में एक दिग्गज कंपनी पॉलीकैब तो मानी जाती है और इस वक्त जिस तरह से गर्मियाँ आना शुरू हुई है, वक्त से पहले आ चुकी हैं, फरवरी के महीने में इतनी गर्मी कहाँ है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़नी ही है। तो इस पर खासतौर से नजर रखें। लंबी अवधि के लिए 3,525 तक के टारगेट्स, 1 साल का नजरिया। पॉलीकैब इंडिया इस कड़ी में होली स्टॉक्स, होली कैटेगरी के स्पेशल स्टॉक्स में पहला शेयर हमारी तरफ से आपके लिए। स्नेहा पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका। आपकी तरफ भी आऊंगी मैं, लेकिन आस्था से अब जानते हैं उनके लिस्ट में होली स्टॉक्स धन बरसे कैटेगरी में पहला शेयर कौन सा? आस्था, वैसे तो बैंक्स फाइनेंशियल्स में लगातार जो धुआंधार तेजी देखने को मिली है इन दिनों, जितनी भी खबरें आ रही हैं बैंक्स के लिए काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव साबित हो ही रही है। आप अपनी लिस्ट में से क्या पहला स्टॉक बैंक में ही चुनेंगी? अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से इकोनॉमी अभी पैन आउट हो रही है, बैंकिंग स्टॉक्स कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। उसमें से दिग्गज बैंक HDFC बैंक मैंने चुना है सबसे
पहले लक्ष्य 1870 का टारगेट देना चाहूंगी। एक्सिस बैंक माफ कीजिए, HDFC बैंक की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए बहुत बड़ा इनका ब्रांच है। अगर मैं यहाँ पे इनके ब्रांचेस की बात करूँ तो तकरीबन मेरे हिसाब से इनकी ब्रांचेस ही 17,000 के आसपास की ब्रांचेस हैं। 3500 सिटीज में ये ब्रांचेस फैली हुई हैं। और अब ये बैंक क्यों पसंद आता है, सबसे पहले तो नतीजे हम सब जानते हैं, बेहद शानदार नतीजे थे। देखिए क्रेडिट ग्रोथ किसी भी बैंकिंग का आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया पैरामीटर होता है। तो 19% की क्रेडिट ग्रोथ इन्होंने Q3 में दिखाई थी और हमारा ये मानना है आने वाले 2 से 3 साल क्रेडिट ग्रोथ 19% से ही CAGR से ही ये ग्रो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है रिटेल लोन से। रूरल बैंकिंग भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक यहाँ पे ड्राइवर रह सकता है। दूसरी तरफ हम एसेट क्वालिटी भी देखते हैं, जब भी बैंकिंग का आकलन करते हैं। एसेट क्वालिटी की बात करें तो GNPA रेशियो 1.2% के आसपास है, जो मुझे लगता है कि ये मेंटेन कर जाएंगे आगे जाते हुए भी, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। और तीसरा पैरामीटर मार्जिन होते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो 4% का है, अपने आप में काफी बढ़िया ये मार्जिन यहाँ पे क्लॉक कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है FY25 तक ये इसी रेट इनके मार्जिन जो है वो स्टेबल रहेंगे 4.1 4.2 की रेंज में, तो वो भी काफी बढ़िया यहाँ पे पैरामीटर है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बैंक ग्रो करता है तो मार्जिन डाइल्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बैलेंस शीट का साइज काफी बड़ा है। 23 ट्रिलियन की इनकी तो बैलेंस शीट है। और ब्रांचेस एक्सपेंशन, क्योंकि वहां से भी बढ़िया ग्रोथ आएगी, तो ये डबल करने का इनका प्लान है आने वाले 3 वर्षों में। मुझे लगता है HDFC बैंक वेल प्लेस्ड है, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर, हमारे PMS की होल्डिंग में ये स्टॉक हो सकता है, तो भी मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी 1870 के लक्ष्य के लिए। चलिए, HDFC बैंक आस्था की तरफ से उनकी लिस्ट में पहला शेयर। चलिए स्नेहा पोद्दार की तरफ बढ़ते हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका, होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और बताइए, आप धन बरसे कैटेगरी में कौन सा हरे रंग से लबालब शेयर हमें बताने वाली हैं? गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले तो आपको और इस चैनल के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली में सभी रंग खैर सभी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मार्केट पर्सपेक्टिव से हमें हरा रंग सबसे ज्यादा प्यारा है, तो उसे नजर रखते हुए मेरी पहली पिक ट्रेंड रहेगी, जो कि रिटेल कैटेगरी से है, फेस्टिव मूड को दर्शाती है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमें काफी स्लो डाउन दिखने को मिल रहा है, बट उसके बावजूद ट्रेंड में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। ट्रेंड क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हमें सरप्राइज किया है अपने अच्छे नंबरों से, और इसका कारण यह है कि वो वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है, जिसके कारण उसके फुटप्रिंट एडिशन हर स्टोर में काफी स्ट्रॉन्ग है। और प्लस एट द सेम टाइम जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट नंबर होता है रिटेल स्टॉक के लिए, तो इसमें भी हमें हमेशा बढ़ोतरी ही दिखी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी फोकस करती 3-4 ब्रांड्स के ऊपर, जो कि उसके खुद के इन हाउस ब्रांड्स है, और जहाँ पे वो वैल्यू प्रोपोजिशन उसका सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी रहता है। और इसके लिए कंपनी ने लास्ट, अगर आप देखें, 1 साल से काफी अग्रेसिव एक्सपैंड कर रही है, पर फिर भी उसके बैलेंस शीट पे या उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे हमें कहीं पे भी दबाव नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट ये सब जो न्यू स्टोर्स है उनका परफॉर्मेंस काफी एनकरेजिंग रहा है, जिससे कि मैनेजमेंट अब काफी कॉन्फिडेंट है कि मीडियम टर्म में अपने ग्रोथ को वो डबल कर पाएगी। और उसके जो न्यू कैटेगरीज है ऑलरेडी उनका कंट्रीब्यूशन 15-20% हो चुका है टुवर्ड्स दी रेवेन्यू। सो हम काफी बुलिश है इस स्टॉक के लिए, और फॉर नेक्स्ट 1 ईयर हम रिकमेंड करेंगे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1500, क्योंकि हम यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ 30% प्लस काइंड ऑफ देख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। की तरफ से पहले शेयर्स आ चुके हैं, और भी लिस्ट है लंबी, अच्छी खासी मजबूत फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स की। लेकिन इस वक्त अगर देखें हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर रिटेल स्पेस भी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी हैं, और कुछ चुनिंदा साइक्लिकल्स भी हैं, जैसे कि सनी ने पॉलीकैप पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया। सनी, कमिंग बैक टू यू, बताइए अगला शेयर कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ होगा और इसके पीछे के रैशनल क्या बताएंगे आप? मेरा जो अगला शेयर है दैट इज लिंक टू बेसिकली रेलवे, जो कि है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। तो करंटली जो शेयर का दाम है 66 रुपीज है। और अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो कंपनी जो है वन ऑफ द रेलवे सेक्टर की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन, लेइंग ऑफ न्यू लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के काम करती हैं।
और अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करता हूं तो कंपनी एक मैनेजमेंट फीस जनरेट करती है। जितना भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है प्रोजेक्ट को लेकर के, उसमें 9 से 10% का जो प्रोजेक्ट एक्सपेंस होता है वो कंपनी का रेवेन्यू होता है। और अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है तकरीबन 55,000 करोड़ की है। और रिसेंटली कंपनी को एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला था रशियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में, जो कि वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन है उसके लिए जो 200 ट्रेन का ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, उसमें तकरीबन 120 ट्रेन का जो ऑर्डर है आरबीएनएल उनको अपने जेवी कंपनी के साथ मिलेगा। और एक कंपनी का राजस्थान में एक ऑर्डर पेंडिंग है जो कि तकरीबन 25,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि अगले कुछ महीनों में ये ऑर्डर भी फुलफिल हो जाएगा। तो लुकिंग एट अ वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक, हमें लगता है कि ये जो कंपनी अगले 2 साल तक काफी हेल्दी रेवेन्यू और पैट विजिबिलिटी पे है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ पे 12 के पी पे चल रही है, आरओई 20% के ऊपर है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, 30% डिविडेंड पे आउट है। तो एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। और रेलवे जो कि हमने रिसेंटली पाया कि जो इस बार का जो यूनियन बजट था उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है रेलवे एज अ सेक्टर को। तो हमें ये स्टॉक लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो प्राइस ओके, तो चलिए आरबीएनएल रेलवे सेक्टर पर सरकार का भी बड़ा फोकस है और रेलवे सेक्टर का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता हमने देखा है। गुजारिश हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से, कई सारे शेयर्स हैं, अपनी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, अपने जो फंडामेंटल रैशनल बता रहे हैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ रखें। आज तक कमिंग टू यू, बताएं आपकी तरफ से इस लिस्ट में एक तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आपको पॉजिटिव लग ही रहे हैं, आगे कौन से शेयर्स हैं, क्या कैपिटल गुड स्पेस पर नजर रखती हैं आप? जी बिल्कुल, ये पूरा साल मुझे लगता है कैपिटल गुड सेक्टर काफी स्ट्रांगली परफॉर्म करेगा। पसंद आता है कमिंस इंडिया, सबसे पहले टारगेट 1805 का। कमिंस इंडिया बेसिकली हम सब जानते हैं डीजल और नेचुरल गैस इंजन्स बनाते हैं, पावर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से इनकम आती है। रैशनल सबसे पहले सॉलिड परफॉर्मेंस अक्रॉस द सेगमेंट्स इन्होंने पेश की है। 52% की ग्रोथ एबिटा में, 66% की ग्रोथ पैट में, जो Q3 की परफॉर्मेंसेस थी। दूसरी तरफ जो इसकी एंड यूजर इंडस्ट्रीज है जिसमें कि डेटा सेंटर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आता है, रेंटल, हॉस्पिटैलिटी, वहां सबसे इनको काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल रही है। इन्होंने यहाँ पे केपेक्स भी किया है जो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया और फायदेमंद रहेगा। और कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए थे जिसकी वजह से बढ़िया रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए हैं और कंपनी का आगे कोई विचार नहीं है कि ये प्राइस हाइक्स जो इन्होंने लिए हैं इसे रोल बैक करें। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। तो पसंद आता है कमिंस इंडिया 1805 के टारगेट के लिए। एब्सोल्युटली, डिमांड अच्छी है, प्राइस हाइक्स हुए हैं, उसे रोल बैक करने का कोई इरादा नहीं है कंपनी का और आगे भी केपेक्स को लेकर फोकस बढ़ता ही जाएगा, जिसके चलते कमिंस इंडिया पर नजर होनी चाहिए। 1 साल का नजरिया 1805 के टारगेट। स्नेहा, आप बताएं आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा, कौन सा सेक्टर है आप जो आई कर रही हैं? मेरा अगला स्टॉक वरुण बेवरेजेस है। तो जैसा कि आपने कहा था शो के शुरुआत में कि गर्मी काफी बढ़ गई है, इनफैक्ट गर्मी थोड़ी जल्दी ही आ गई जो कि नॉर्मली होली के बाद शुरू होनी चाहिए थी, इस बार प्रीपोन हो गई है। तो उसी को नजर रखते हुए वरुण बेवरेजेस जो कि पेप्सिको इंडिया को ऑलमोस्ट 85% बिजनेस यहाँ पे हैंडल करता है, जहां हम मेन इसके बिजनेस में तो ग्रोथ देख ही रहे, बट कंपनी ने रिसेंटली काफी न्यू कैटेगरीज ऐड की है, एनर्जी ड्रिंक, डेयरी बेवरेजेस, जूसेस, वहां पे भी हमें काफी तेज रफ्तार से ग्रो होती हुई दिख रही है कंपनी। तो वरुण बेवरेजेस अपने सभी सेगमेंट्स में काफी तेजी से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है इस गर्मी का और आने वाली गर्मियों का फायदा उठाने के लिए। तो ये सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन इस मंथ कमीशन होने वाले। केवल एक डेयरी बेवरेजेस है जो कि मिड जून तक कमेंस होगी, अदरवाइज ये सारे ही फुल फ्लेजेड समर सीजन स्टार्ट होने के पहले कमेंस कर रहे हैं ताकि वो वॉल्यूम ग्रोथ को कैप्चर कर सके। और साथ ही साथ जो उसके न्यूली अक्वायर्ड रीजन्स है साउथ और वेस्ट के मार्केट से, वहां पे भी काफी तेजी से ये पेनिट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि मैनेजमेंट अगले माने ओवर द मीडियम टर्म डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकता है हमें, और हम पैट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 45-50% ओवर नेक्स्ट 2 years। सो हम काफी बुलिश है वरुण बेवरेजेस पे और हमारा टारगेट प्राइस है 1550। ओके, 1550 के टारगेट्स और वरुण बेवरेजेस बिल्कुल इस वक्त सही थीम पकड़ कर रखे आपने स्नेहा, और सही कह रही हैं आप, जिस तरह से गर्मियां शुरू हो चुकी है बेवरेजेस काउंटर में इन पर्टिकुलर वरुण बेवरेजेस पर तो नज़र होनी ही चाहिए और यहाँ से आगे तेज़ी के पूरे आसार भी नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल वाजिब हैं। सनी, आप बताएं आपकी तरफ से आपकी लिस्ट में आखिरी शेयर कौन सा होगा?
या तो आस्था जी का जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक था, मैं उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक PSU सेक्टर का एक बैंकिंग स्टॉक रिकमेंड करना चाहूँगा। वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का करंटली जो दाम है 306 रुपए है और इसका जो टारगेट प्राइस है 360 रुपीज हमें लगता है। तो हमने देखा था कि Q3 में कंपनी ने काफी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए थे कैनरा बैंक ने, जिसमें NII तकरीबन 37% ग्रो करके 8,600 करोड़ हुआ था और प्रॉफिट जो है तकरीबन डबल हो गया था, 116% बढ़ करके 2,800 करोड़ का प्रॉफिट आया था। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो GNPA और NNPA घट करके 5.89% और 1.96% हुआ था। और जो कंपनी ने FY24 का जो गाइडेंस दिया है वो ये दिया है कि 13 से 15% तक की जो एडवांसेस ग्रोथ है वो 24 और 25 में आ सकती है। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहेगी 1.2 to 1.4%, और जो आरओ रिटर्न ऑन एसेट है तकरीबन 0.9 to 1% रहेगा और ROE 15% के ऊपर रहेगा। ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो बैंक तकरीबन 0.7 to 0.8 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि वैल्यूएशन भी काफी चीप है, काफी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है बैंक में प्रॉफिट की। तो ये मैं लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में 360 रुपए के टारगेट से रिकमेंड करना चाहूँ। आस्था के साथ साथ आस्था की बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कन्विक्शन से इत्तेफाक रखते हैं सनी भी, और उनकी तरफ से भी बैंकिंग प्लेज में स्टॉक कैनरा बैंक। और हो भी क्यों ना, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हमने देखा है लगातार क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज बढ़ते हुए दिखे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम भी पॉजिटिव रही है, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियो की अगर बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और साथ ही लगातार NPAs का घटना जो कि बैंक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुए हैं। पिछला क्वार्टर भी अगर देखें दिसंबर क्वार्टर के लिए लगातार बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के जो नतीजे आते हुए दिखें वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, और उसके ठीक बाद वन साइड अप मूव इस सेक्टर ने दिखाए हैं। तो क्लियरली इन सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए। तो चलिए, बैंक्स से जुड़े स्टॉक्स हैं हमारे इस रंग बरसे खास सेगमेंट में। बैंक्स फाइनेंशियल्स तो पसंदीदा है ही, लेकिन इस वक्त क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि गर्मियों के साथ साथ आता है, तो उनसे जुड़े हुए कई सारे सीजनलिटी फैक्टर्स भी, कई सारे वाइट गुड सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स भी हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि सीधी बात है, बड़े लॉजिक की बात है कि यहाँ पर गर्मियाँ अगर पड़ेंगी तो वाइट गुड सेगमेंट जो है उस पर काफ़ी हद तक अच्छा फोकस दिखेगा, उसमें फिर सारे के सारे आ जाते हैं। वाइट गुड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से AC रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, तो इस कैटेगरी से जुड़े स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। उनकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं उन जैसे कि केबल्स, वायर्स, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। बेवरेजेस ऑफ कोर्स आप ज़्यादा ठंडा पीना चाहेंगे तो और उन बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स पर भी नज़र रखें। तो ये सारी की सारी चीज़ों को समझते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ये सारे स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर अगली होली तक हमारा प्लान ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो रंग बिरंगी लेकिन मजबूती हरे रंग के साथ रंगा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ स्नेहा है, स्नेहा से भी जानते हैं। स्नेहा, आप ट्रेंड तो बता चुकी हैं, वरुण बेवरेजेस भी आपने बताया, अब बताएं अगला स्टॉक कौन सा होगा, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव नजरिया बैंक्स फाइनेंशियल्स पर है, आपकी राय बैंकिंग क्षेत्र पर क्या है? तो मेरी भी राय बैंकिंग क्षेत्र पे काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो मेरा थर्ड और आखिरी जो पिक है वो एक बैंकिंग स्टॉक ही है। मैं एक छोटे बैंक को रिकमेंड करना चाहूंगी, IDFC फर्स्ट, जो कि आपके पोर्टफोलियो में एक अल्फा जनरेट करेगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये शायद अच्छी रिटर्न्स भी हमें दे बाय नेक्स्ट होली। तो अगर हम IDFC फर्स्ट की बात करें तो ये बैंक काफी फोकस कर रहा है अपने रिटेल और कमर्शियल लोन्स के ऊपर, जिससे वो अपने पूरे अपने लोन बुक को स्ट्रेंथन कर रहा है। जो इसके जो होलसेल बुक थी जो कि काफी इसके अर्निंग्स को डिप्रेस कर रही थी, वो भी अब काफी मॉडरेट हो चुकी है, जिसके कारण बैंक का जो एसेट क्वालिटी है काफी इम्प्रूव हो चुका है, और अब हमें एक अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हम ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि की जो लोन बुक है वो शायद ग्रो करे बाय अराउंड 25-30% ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स। और बैंक ने जो भी रिसेंट में फंड रेजिंग भी किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू जो किया था, तो वो भी एक IDFC फर्स्ट को हेल्प करेगी तेजी से, है ना, आगे अपने ग्रोथ के लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो ओवरऑल हम काफी पॉजिटिव है इस बैंक पे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं ROE ऑफ 1.3% एंड ROE ऑफ 14% बाय FY25। तो हमारा लक्ष्य है 70 रुपीज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर।
70 का लक्ष्य आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। स्नेहा की तरफ से भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव कन्विक्शन आ गई है और इसी से इंडिकेशन मिलते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर अप्रोच को देखें तो किस तरह से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, चाहे फिर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो जो कि अन्य सेगमेंट शोज में हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका भरोसा कायम है, और किस तरह से फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि लंबी अवधि के लिए ही, सिर्फ ट्रेड के लिहाज से नहीं, लॉन्ग टर्म प्ले, अगर आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का मन बनाकर चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच कर चल रहे हैं, तब भी बड़े सारे अच्छे चुनिंदा बैंक्स हैं जिस पर नजर रखनी जानी चाहिए। इसमें हैवी वेट्स भी शामिल हो जाते हैं, छोटे मझौले बैंक्स भी हैं, पीएसयू स्पेस है जो कि लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी क्षेत्र की बैंक्स में भी खास तौर से नजर रखनी चाहिए। अभी स्नेहा में बता रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 साल का नजरिया आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सनी की तरफ से भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कैनरा बैंक पर उनकी राय आती हुई दिखी, और आस्था भी मानकर चलती हैं कि एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए, और 1 ईयर ड्यूरेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी मजबूती नजर आ सकती है। तो बैंक्स फाइनेंशियल्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल बनाएं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिसे बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी माना जाता है, और इस बैकबोन को जितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ मिल रही है, और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से भारत का ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटैक्ट है, जाहिर सी बात है, सीधी बात है कि बैंक्स फाइनेंशियल्स जो है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास भी आगे बढ़ता ही दिखेगा। चलिए आस्था के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि रंग बरसे कैटेगरी में उनकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा। आस्था, आप बताएं। देखिए, पसंद आता है इंगर्सोल रैंक। सबसे पहले टारगेट, क्योंकि जब मैंने आपकी टीम को दिया था तब से काफी तेज हो गया ये, मेरे हिसाब से 2520 का पहला लक्ष्य है तो जल्दी अचीव हो जाएगा। अभी जो इसका टारगेट है वो 2720 2750 का रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो टारगेट है, इंगर्सोल रैंक क्यों पसंद आता है? सबसे पहले तो ये इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर्स बनाते हैं। 1921 में स्टैब्लिश हो चुकी थी ये कंपनी, और इंडिया की पहली ये इंडो अमेरिकन वेंचर थी, कोलकाता बेस्ड, जहां तक मुझे ध्यान आता है शायद ये कंपनी है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बनाते हैं, इनका पूरा फोकस है जो एयर सोल्यूशन सेगमेंट है, और वहीं से इनका रेवेन्यू आता है। पसंद क्यों आता है? शानदार नतीजे, बॉटम लाइन में 70% की ग्रोथ, बैलेंस शीट बहुत अच्छी पोजीशन में है। मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे निल है, और देखा जाए तो नए लॉन्चेस भी ये लोग कर रहे हैं, तो वो भी काफी यहाँ पे इनको सहायता करेगा आगे जाते हुए फाइनेंशियल्स को बढ़ाने में, क्योंकि ये केटर करते हैं जो सेगमेंट्स हैं उसमें बेसिकली आता है हमारा मेटल हो गया, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव सेगमेंट्स, तो वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है कंपनी को, जो मुझे लगता है कि कंपनी को आगे जाते हुए और भी ज्यादा यहाँ पे फायदा पहुंचाएगी। इंगर्सोल रैंक को खरीदना चाहिए 2720 के टारगेट्स के लिए। 2720 का टारगेट, और हमारे इस खास पेशकश में इंगर्सोल रैंड आस्था की तरफ से तीसरा शेयर 1 साल का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। चलिए क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको 3 शेयर्स, तीनों एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, तो क्लियरली आपके पास एक बास्केट तैयार हो चुका है 9 शेयर्स का। लंबी अवधि का नजरिया रखें, अच्छे लेवल्स मिलने पर इन स्टॉक्स में निवेश की रणनीति बनाकर चले और उसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। सनी अग्रवाल की तरफ से पॉलीकैब इंडिया, RVNL और साथ ही कैनरा बैंक, तो क्लियरली बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रेलवे जैसे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर हैं। साथ ही स्नेहा पोद्दार, उनका नजरिया देखें, ट्रेंड रिटेल सेक्टर पर नजर रखती हैं, और उनका मानना है कि ट्रेंड जैसे स्टॉक में भी 1 साल तक का नजरिया बनाकर चला जा सकता है। उन्हें लॉन्ग टर्म प्ले आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी गुंजाइश है। वरुण बेवरेजेस और साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ ही आस्था जैन का मानना है कि एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी दिग्गज बैंक पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। अच्छे लेवल्स मिले, अच्छे न्यूज फ्लोज हैं, और आगे भी ये पॉजिटिविटी इंटैक्ट रहेगी। इसके अलावा कमेंट्स और इंगर्सोल रैंड भी आस्था की तरफ से उनके पसंदीदा शेयरों की सूची में आता है। तो क्लियरली ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले इन सारे स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है, और ये वो पॉजिटिव कैटेगरी या पॉजिटिव फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार न्यूज़ फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं, और साथ साथ आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी इनके फोरकास्ट जो वो काफ़ी पॉजिटिव। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे फोरकास्ट जो हैं, इन सब में एक सेक्टर जिसका जिक्र लगातार हो रहा है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। मजबूती है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि रंग बरसे हमारी इस खास पेशकश ने आपको भी मदद की होगी अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को घड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से लेकर अगली होली तक आपका पोर्टफोलियो जो है वो हरियाली के रंगों से मालामाल हो। स्नेहा, आस्था और सनी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, अपने फंडामेंटल आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। रंग बरसे इस खास सेगमेंट को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।